को कारोबार में बार बार नुकसान होने लगा। उनका सारा जमा पूंजी डूब गया। इसलिए उन्होंने मुझे मनहूस कहकर तलाक दे दी। सास ने भी मुझे बहुत मारा पीटा, तरह तरह तकलीफें दी और बोली कि जब से मैं इस घर में आई हूं उनके बेटे का कारोबार बर्बाद हो गया है। मैं रोती हुई वहां से निकल गई। मेरा सहारा बनने वाला कोई नहीं था क्योंकि मैं अनाथ थी। मैंने एक फैक्ट्री में काम करना शुरू किया। वहां मालिक को हर महीने लाखों का फायदा होने लगा। वह कहने लगा कि जब से मैं आई हूं उसने एक फैक्ट्री से 4 फैक्ट्रियां खड़ी कर ली है। एक दिन उसने मुझे ऑफिस में बुलाकर शादी का प्रस्ताव दिया, लेकिन जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा मेरा दिल कांप उठा और मैं जमीन पर बैठकर रोने लगी, क्योंकि वह अनाथ होने के बाद मैं अपने चाचा चाची रहमो करम पर पली बढ़ी। जिस दिन मेरे लिए पहला रिश्ता आया उन्होंने तुरंत हां कर दी, क्योंकि मैं उनके लिए सिर्फ एक बोझ थी और वह मुझसे छुटकारा चाहते थे। अर्जुन का पिता कैलाश अंकल मेरे पिताजी के दोस्त थे। अर्जुन बाहर से आया था और सादगी से हमारी शादी हो गई। चाचा ने मुझे विदा कर दिया। मैं दुल्हन बनकर बैठी थी कि अर्जुन कमरे में आया। उसके चेहरे पर कोई जज्बात नहीं थे। उसने कहा, यह सब पिताजी की मर्जी से हुआ है। मैं इस शादी के लिए राजी नहीं था। मैंने सिर झुकाकर कहा, मुझे पता है। फिर वह बिना कुछ बोले बाहर चला गया। दरवाजा धीरे से बंद हुआ और मुझे लगा जैसे इसके साथ ही हमारे रिश्ते की सच्चाई भी बंद हो गई हो। अगले दिन जब मैंने नाश्ते पर सास के पास बैठना चाहा तो उन्होंने मेरी प्लेट हटाकर कहा कि तुम अपना नाश्ता अपने कमरे में किया करो, मेरी नींद खराब मत करो। मैंने कुछ नहीं कहा। खामोशी ही मेरी आदत बन गई। एक दिन अर्जुन के पिता कैलाश अंकल मुझे बाजार ले गए। रास्ते भर वो मेरी माँ की बातें करते रहे कि वह बहुत हिम्मती औरत थी। मैंने कहा, अगर वह जिंदा होती तो शायद मैं यह सब सह ही ना पाती। घर लौटे तो अर्जुन अपनी माँ से लड़ रहा था। वह कह रहा था कि यह सब पिताजी की मर्जी से हुआ था। मैंने कभी हाँ नहीं की तो मुझे क्यों कोस रही हो? सास ने गुस्से में कहा कि यह लड़की तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम्हारी शादी तो हमारी एक सहेली की बेटी से तय थी। सब बर्बाद कर दिया इस अनजान लड़की पर। यह सुनकर मेरा दिल चाहा कि यहां से भाग जाऊं, लेकिन कहां जाती। शाम को अर्जुन मेरे कमरे में आया। इस बार उसकी आंखों में नरमी थी। उसने कहा, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? मैंने कहा, मैं बोलूंगी तो शायद आपको और तकलीफ होगी। उसने मुझे गौर से देखा और कहा, तुम खूबसूरत हो। शायद इसी वजह से पिताजी ने तुम्हें चुना। ये पहली बार था जब मेरी मौजूदगी को किसी ने पहचाना। कैलाश अंकल की मौजूदगी हमारे लिए एक छत की तरह थी, लेकिन अचानक वह छत गिर गई। सुबह का वक्त था। मैं नाश्ता बना रही थी कि बाहर शोर हुआ। देखा तो कैलाश अंकल सोफे पर गिरे पड़े थे। चेहरा पीला पड़ चुका था। उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि दिल का दौरा पड़ा था और वह वहीं चल बसे। उनके जाने से जैसे घर की आखिरी रोशनी बुझ गई। चंद दिन बाद सब लोग चले गए और घर फिर से सन्नाटे में डूब गया। तभी सास की नजरें बदल गई। एक दिन वह मेरे कमरे में आई और गुस्से से बोली, जब से यह मनहूस लड़की इस घर में आई है कोई चैन का दिन नहीं देखा। उनकी आंखों में अजीब नफरत थी, जैसे मैं कोई साया हूं। अर्जुन शुरू में कुछ नहीं बोला क्योंकि वह खुद सदमे में था, लेकिन फिर कारोबार में परेशानियां शुरू हो गई। कैलाश अंकल के बाद अर्जुन ने फैक्ट्री संभालने की कोशिश की, मगर हर दिन कोई नया समस्या सामने आ जाता। कभी कच्चे माल की कमी, कभी मजदूरों की हड़ताल, कभी ऑर्डर कैंसिल। एक दिन वह गुस्से से घर आया, दरवाजा जोर से बंद किया और सीधे कमरे में आकर बोला, पता नहीं क्या हो रहा है, हर तरफ नुकसान ही नुकसान। मैंने धीरे से कहा कि अगर चाहो तो मैं कुछ मदद कर सकती हूं। उसने मुझे घूर कर देखा और बोला, तुम क्या समझोगी कारोबार को? बस प्रार्थना करो कि सब ठीक हो जाए। शायद वह गुस्से में था, लेकिन उसके शब्द मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गए। शाम को जब मैं रसोई में काम कर रही थी तो सास अपनी बेटी के साथ बैठी बातें कर रही थी। मैंने साफ साफ सुना। सास कह रही थी, इस लड़की की मनहूसियत से बस भगवान बचाए। पहले पति, अब कारोबार, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी ननद ने भी हामी भरी और बोली, माँ आपने पहले ही कहा था। लेकिन पिताजी को कौन रोक सकता था? सास की आवाज और ऊंची हो गई, यह तो आई और हमारी जिंदगी उजाड़ दी।
पता नहीं अब और क्या बर्बाद करेगी। मैं चुपचाप आंसू पोंछकर कमरे में चली गई। अर्जुन से कहना बेकार था। उसके चेहरे पर भी अब शिकवे लिखे नजर आने लगे थे। एक दिन जब अर्जुन फैक्ट्री से लौटा तो सास ने रोकर कहा, बेटा, तुम इससे अलग हो जाओ। ये लड़की तुम्हारे लिए बदकिस्मती लेकर आई है। अर्जुन ने गुस्से में हाथ झटक दिया और बोला, मां प्लीज, पिताजी के बाद सब कुछ मेरे सिर पर है। सास खामोश हो गई, लेकिन उनके चेहरे की खामोशी तूफान से पहले की खामोशी जैसी थी। कुछ दिन बाद जब मैंने खाने की मेज पर चावल रखे तो सास ने प्लेट उलट दी और बोली, यह चावल है या नमक का ढेर? जिंदगी में कुछ सीखा भी है या बस अपनी खूबसूरती पर नाज है? अर्जुन वहीं बैठा था। उसने मुझे एक नजर देखा लेकिन कुछ नहीं बोला, बस पानी का गिलास उठाकर पी लिया। घर का माहौल हर दिन और बिगड़ता जा रहा था। अर्जुन की आंखों की नरमी अब खत्म हो चुकी थी। सास तो पहले से ही कठोर थी, लेकिन अब हर वक्त मौका ढूंढती कि मुझ पर कुछ फेंक सके। कभी शब्द, कभी इल्जाम, कभी नजर। मैं बस अपने कमरे की दीवारों को देखती रहती, जो चुपचाप मेरे सारे आंसू सोख लेती थी। अर्जुन दिन भर फैक्ट्री में रहता और शाम को आकर भी मुझसे कोई बात नहीं करता। मैं खाना बनाकर रख देती, वो खा लेता और कभी बिना कुछ कहे, कभी बस एक वाक्य बोल देता, नमक तेज है। एक शाम मैं रसोई में थी कि अर्जुन का फोन बार बार बजने लगा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर और एक लड़की का नाम लिखा था, रागनी। फोन लगातार बज रहा था। मैंने सोचा शायद कोई जरूरी बात हो। हिचकिचाते हुए कॉल उठाई। हेलो। सामने से एक नाजुक सी आवाज आई, अर्जुन, तुम आज नहीं आ रहे? मैं कब से इंतजार कर रही हूं। मैं जैसे पत्थर की हो गई, बस इतना बोली। जी कौन? दूसरी तरफ खामोशी हुई और कॉल कट गई। मैंने फोन नीचे रखा ही था कि अर्जुन कमरे में आ गया। उसने मेरे हाथ में फोन देखा और चेहरा बदल गया। गुस्से से बोला, तुमने मेरा फोन क्यों छेड़ा? मैंने कहा कॉल आ रही थी। मैंने बस उठाया। उसने मेरा बाजू कसकर पकड़ा और चिल्लाया, तुम कौन होती हो मेरे फोन पर बात करने वाली? मैंने सफाई दी, मैंने तो बस कॉल उठाई थी। उसने इतना जोर से धक्का दिया कि मैं दीवार से जा टकराई। अगले ही पल उसका हाथ मेरे चेहरे पर पड़ा। उसने कहा, अपनी हद में रहो पायल, मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं, लेकिन ऐसी हरकतें मत करना। मैं वहीं बैठ गई, चेहरे पर हाथ रखकर रोने लगी। अर्जुन बाहर निकल गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अगली सुबह जब सास ने मेरे चेहरे की सूजन देखी तो मुस्कुराकर बोली, हाँ, आखिरकार अर्जुन ने समझा कि तुम्हें कैसे काबू में रखना है। मैंने कहा, माँ जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया था। वो बोली, अब शिकायत मत करो, हमने तुम पर एहसान किया है, ये याद रखो। मैं खामोश हो गई, क्योंकि अब किसी सफाई का कोई फायदा नहीं था। उसी दिन जब मैं कपड़े धो रही थी तो सास ने मेहमान खाने से बुलाया। वहां दो औरतें बैठी थीं, शायद रिश्तेदार। सास ने कहा, यही है पायल, शक्ल तो ठीक है लेकिन नसीब ही खराब है, आते ही सब कुछ बर्बाद कर दिया। एक औरत ने सिर हिलाकर कहा, ऐसे वक्त की मनहूसियत होती है, जिस घड़ी घर में आई उसी वक्त सब कुछ ले गई। मैं पलट आई। अब सबकी राय मेरे बारे में एक जैसी थी, खामोश, मनहूस और इल्जाम उठाने वाली। रात को अर्जुन आया। मैंने दरवाजा खोला। वो सीधा अंदर गया और गुस्से से अपने जूते जोर से फर्श पर फेंक दिया। मैंने खाना परोसा, लेकिन उसने प्लेट को हाथ तक नहीं लगाया और बोला, मुझे भूख नहीं है। मैंने कहा, कुछ तो खा लीजिए, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया। वह गुस्से में बोला, पायल, तुम मेरी मां नहीं हो, बार बार मत टोका करो। मैंने चुपचाप प्लेट उठा ली, दरवाजा बंद किया और अंधेरे में जाकर बैठ गई। कुछ दिन बाद अर्जुन का दोस्त आया। फाइल देते हुए बोला, भाभी, अर्जुन आजकल बहुत गुस्से में रहता है, रातों को भी बाहर होता है, सब ठीक तो है? मैंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। सब ठीक है। शायद वह समझ गया था कि सब ठीक नहीं, मगर कुछ नहीं बोला। एक शाम जब मैं कपड़े ठीक कर रही थी, अर्जुन किसी से फोन पर जोर जोर से बात कर रहा था। कितनी बार कहा है रात को कॉल मत किया करो, घर में प्रॉब्लम होता है। हाँ, कल मिलते हैं। उसने फोन रखा तो मैंने नजर से पूछा, कौन थी? वह हंस पड़ा। क्यों इंक्वायरी शुरू कर दी तुमने? मैंने कहा, नहीं, बस ऐसे ही पूछा। तो बोला, याद रखो, जो औरत अपने पति की परछाइयों तक देखने लगे वह इज्जत खो देती है। वह ये कहकर चला गया
और मैं खामोश रह गई। सास का रवैया और भी सख्त हो गया था। कभी कहती, इसने घर का सुकून बर्बाद कर दिया है। कभी बोलती, अर्जुन की हालत देखो, सब तेरी वजह से है। अब मैं बस एक वजूद थी जो हर दर्द और हर इल्जाम का निशाना बन चुकी थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मेरी हैसियत उस घर में एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं रही। ना कोई हक, ना कोई आवाज। सास का लहजा अब महज सख्त नहीं बल्कि जहर भरा हो चुका था। जब ननद आती उसकी बातों में भी वही ताने और वही नफरत होती जो उसने सास से विरासत में पाई थी। एक दिन मैं रसोई में दाल में तड़का लगा रही थी कि ननद दरवाजे से टिक कर खड़ी हो गई और बोली, सुना है तुम रातों को जागती हो, क्या जादू करती हो? मैं चौंक गई। नहीं, बस नींद नहीं आती। वह हंसी, चालाक, दिल में साजिशें हो तो जमीर नींद कहाँ लेने देता है। उसकी आवाज में जहर टपक रहा था। सास भी वहीं आ गई और बोली, हमने पहले ही कहा था ये लड़की सीधी नहीं है। अर्जुन जब से इसके करीब हुआ है सब कुछ उल्टा हो गया। घर का सुकून, कारोबार, पिताजी की जान, सब इसकी मनहूसियत ले गई। मैंने सिर झुका लिया। अब किसी बात पर दिल में कोई प्रतिक्रिया नहीं उठती थी। बस सुनना और चुप हो जाना मेरी आदत बन चुकी थी। उसी शाम अर्जुन घर देर से आया। चेहरा थका और झुंझलाहट से भरा हुआ था। मैंने पानी दिया तो बोला, हर दिन एक नई मुसीबत। मजदूर हड़ताल पर चले गए और ऊपर से कर्ज देने वाले फोन पर फोन कर रहे हैं। मैंने धीरे से कहा, किसी से बात करें, किसी तजुर्बेकार व्यक्ति से मशवरा ले लें। वह गुस्से से बोला, तुम्हें क्या पता, तुम्हारा काम है सिर्फ किचन संभालना, दिमाग मत चलाया करो। अगले दिन सास ने गले में काला धागा डाला। मैंने पूछा, माँ सब ठीक है? उन्होंने अजीब नजरों से देखा और बोली, तेरे बुरे असर से बचने के लिए, तेरे काले साए से बचने के लिए। ननद हंसते हुए बोली, माँ इसे भी एक लोटा पानी देकर घर से बाहर फेंक देना चाहिए, शायद इसका जादू खत्म हो जाए। मेरी सांस अटक गई। अब जादूगरनी कहना उनका रोज का मामूल था। मुझे लगता था कि एक दिन सचमुच यह लोग मुझे किसी फकीर के पास ले जाएंगे। तभी चाची का फोन आया। उनकी वही मोहब्बत भरी आवाज सुनकर दिल को थोड़ी राहत मिली। पायल, बेटी कैसी हो? मैं रोते रोते बस इतना ही कह, चाची सब अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं आऊं, तो मैंने कहा कि नहीं, बस आपकी आवाज ही काफी है। शायद यही मेरी गलती थी, क्योंकि अगले ही दिन चाचा का फोन आया कि अब चाची से बात मत करना, वह तुम्हें और हमें दोनों को नुकसान पहुंचा रही है। उस दिन से चाची की तरफ का हर रिश्ता खत्म हो गया, जैसे मेरा अतीत भी मुझसे छीन गया हो। अब मेरे दिन खामोशी में बीतते। कभी कभी अर्जुन का फोन बजता और वह बाहर चला जाता। मैं पूछती तो कहता, काम है। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? एक दिन रसोई में मैंने ननद को फोन पर कहते सुना, हाँ वो अर्जुन की पत्नी है, बस शक्ल अच्छी है, वरना सब बर्बाद कर चुकी है। अर्जुन भी अब तंग आ चुका है, देखना कुछ दिनों में छोड़ देगा। मुझे अपनी सुनवाई पर शक हुआ, लेकिन मैं जानती थी कि इसमें सच्चाई छिपी है। अर्जुन की बेरुखी, सास की जहरीली बातें, चाची से दूरी, सब एक ही कड़ी के हिस्से थे। अब रोज मेरी बेइज्जती होती, कभी खाने में नमक कम, कभी कपड़े वक्त पर ना धुले, कभी पानी देर से दिया। हर बात पर इल्जाम और उन इल्जामों के साथ मेरा दिल अंदर ही अंदर पिघलता जाता। मैं अब जिंदा थी सिर्फ दूसरों के ताने सहने के लिए। मुझे यकीन था कि यह अंधेरा और गहराएगा, क्योंकि अब इस घर में मेरे लिए सिर्फ तन्हाई और आरोप ही बचे थे। एक सुबह मैं आटा गूंद रही थी कि सास ने गुस्से से बर्तन मेज पर पटका और बोली, यह क्या बनाया है? नमक तक का होश नहीं। दिन ब दिन तुम्हारी लापरवाही बढ़ रही है। मैंने धीरे से कहा, माँ जी अगर स्वाद अच्छा नहीं लगा तो मैं कुछ और बना देती हूँ। उन्होंने मेरे कंधे पर जोर से चुटकी काटी और बोली, अब जुबान भी चलने लगी है। जिस दिन से आई हो तबाही ही तबाही है। मेरे बेटे का कारोबार बर्बाद, घर बर्बाद, सुकून बर्बाद। मैं खामोश रही। आंसू आंखों में आ गए, लेकिन रोक लिए। ननद ने हंसते हुए कहा, माँ जब तक किसी बाबा को बुलाकर इसे निकलवाओगी नहीं, ये जाएगी नहीं। सास ने गुस्से में बर्तन मेरी तरफ फेंका, जो जमीन पर गिरा और शोर हुआ। फिर चिल्लाई, निकल जा यहां से, आज के बाद ना तेरी शक्ल देखूंगी ना तेरी मनहूसियत। मैंने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी प्लीज मैं कहाँ जाऊं? उन्होंने डंडा उठाकर मेरी कमर पर जोर से मारा और कहा, नरक में जा, लेकिन मेरे घर के अंदर दोबारा मत दिखना।
उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा और घसीटते हुए दरवाजे तक ले गई। मोहल्ले की औरतें सामने से गुजर रही थीं। मैं हिचकिचाई, लेकिन सास ने मुझे जोर का धक्का दिया। ओ मनहूस औरत, निकल! मैं गली में गिर पड़ी, हाथ छिल गया, माथे से खून टपकने लगा। लोग रुक गए, लेकिन कोई आगे नहीं आया। तभी एक आवाज आई, माँ, ये क्या कर रही हैं आप? मेरा देवर राहुल दौड़कर मेरे पास आया और मुझे सहारा देते हुए बोला, भाभी आप ठीक हैं? मैंने थके हुए लहजे में कहा, मैं ठीक हूं। राहुल ने मेरी पेशानी से खून पोंछा और सास से बोला, ये सब क्या है? क्यों मार रही हैं आप इन्हें? गली में धकेल दिया। सास चिल्लाई, तो हट जा, मेरे रास्ते से इस औरत ने सब बर्बाद कर दिया है। तेरे भाई को खा गई, अब घर खा रही है। राहुल ने गुस्से में कहा, मां होश करें, सब कुछ बर्बाद किया है तो आपके रवैया ने, इस औरत ने नहीं। यह तो खामोशी से सब सहती आई है। सास ने तंजिया हंसी के साथ कहा, हाँ, अब यह जादूगरनी तुझे भी अपने जाल में फंसा रही है। तू भी इसके कमरे में दिन रात दिखता है। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? राहुल का चेहरा सख्त हो गया और उसने कहा, मां, ये आप क्या कह रही हैं? जानते भी हैं किस पर इल्जाम लगा रही हैं? सास चीखी, सब जानती हूं। एक दिन सब सामने आ जाएगा। तुम जैसे भाई अब भाई नहीं रहे। राहुल ने मुझे कंधा देकर सहारा दिया और बोला, आप अंदर चले भाभी। मैंने धीमे से कहा, नहीं राहुल, अब मैं यहां नहीं रह सकती, मुझे मत रोको। उसने नरमी से कहा, आपका कोई ठिकाना नहीं है और इस हालत में आप कहां जाएंगी? मैंने थके स्वर में कहा, बस अब और बर्दाश्त नहीं होता। वह मजबूती से बोला, मैं देखूंगा कौन आपको इस घर से निकालता है। वह मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले आया। बाहर खड़े मोहल्ले वाले सब तमाशा देख रहे थे। सास ने गुस्से से राहुल का हाथ झटकते हुए कहा, छोड़ो इसे राहुल। राहुल ने तुनककर जवाब दिया, अब आप चुप रहे, मैं भी इस घर का हिस्सेदार हूं। ये घर मेरे पिताजी की जागीर है और अगर इसमें किसी का हक है तो भाभी का भी है। सास खामोश हो गई। मैं अंदर आकर उसी जगह बैठ गई जहां कभी मेरी असली जगह थी। दिल जैसे थम गया था। ननद ने चुपचाप मोबाइल पर किसी को मैसेज किया। कुछ देर बाद अर्जुन आ गया। वह सीधे मेरे पास आया और बोला, यह सब क्या हो रहा है? राहुल ने सारी बात बता दी। अर्जुन खामोशी से सुनता रहा, फिर सास की ओर देखकर बोला, मां, आपने सच में पायल पर हाथ उठाया और गली में धक्का दिया? सास ने तुनकते हुए कहा, क्योंकि यह सब कुछ बर्बाद कर रही है और अब तो तेरे भाई को भी अपने काबू में कर लिया है। अर्जुन ने एक नजर मेरी ओर डाली। मैं चुप थी, चेहरा सूझा हुआ और आंखें लाल थी। वह कुछ पल खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, ये सब बहुत गलत हो रहा है। राहुल ने कहा, अभी वक्त है। अर्जुन भाई, आप खुद देख लो कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ। अर्जुन ने नजरें झुका ली। सास चीख कर बोली, बस करो तुम दोनों, इस लड़की ने तो हमारे घर आकर मेरी जुबान बंद कर दी। मैं उठकर बोली, मैं यहां नहीं रह सकती। राहुल ने दृढ़ स्वर में कहा, आप अकेली नहीं हैं, मैं देखूंगा कौन आपको निकालेगा। उस दिन के बाद घर में खामोशी नहीं, बल्कि नफरतों की दीवार खड़ी हो गई थी। रिश्ते अब चुप खड़े थे और घर का माहौल जहर सा हो चुका था। राहुल के मेरे पक्ष में बोलने के बाद सास के मन में सिर्फ एक मकसद बचा था, मुझे इस घर से हर हाल में निकालना। और इसके लिए उसने सबसे गंदा हथियार चुना, झूठा इल्जाम। एक दिन दोपहर को राहुल बाहर से कुछ कपड़े लेकर आया जो मुझे धोबी को देने थे। वह सीधे मेरे कमरे में आया जहां मैं कालीन साफ कर रही थी। उसने कहा, भाभी ये कपड़े शाम तक दे दीजिए। वह रखकर पलट ही रहा था कि दरवाजे पर सास खड़ी थी, आंखें लाल और चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान। वाह, दिन दहाड़े कमरे में छुपकर मिल रहे हो, अब तो पर्दे की शर्म भी खत्म। राहुल चौंका। मां, आप क्या कह रही हैं? मैं तो बस कपड़े देने आया था। सास चिल्लाई, मैं सब समझती हूं, बहुत दिन से देख रही हूं, क्यों हर वक्त तुम इसी के कमरे में रहते हो? मैं खड़ी हो गई और बोली, मां, ये इल्जाम क्यों लगा रही है? सास चीख पड़ी, चुप रहे बदचलन औरत, तूने मेरे दोनों बेटों को खराब कर दिया। राहुल ने गुस्से से कहा, मां होश करें, आप हद पार कर रही हैं। मैं उसका भाई हूं और हमेशा रहूंगा, लेकिन आप जो इल्जाम लगा रही हैं वह किसी मां को शोभा नहीं देता। सास ने शोर मचाना शुरू किया। ननद दौड़ती हुई आई। क्या हुआ मां? सास रोते हुए बोली, सब बर्बाद हो गया बेटी,
तेरी भाभी और राहुल को रंगे हाथों पकड़ लिया। ननद ने नफरत से मुझे घूरा। मैं तो पहले दिन से कहती थी ये औरत ठीक नहीं है। तभी दरवाजा जोर से खुला और अर्जुन अंदर आया। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। ये सब क्या है? उसने गरज कर पूछा। सास आगे बढ़ी और बोली, बेटा, जो आंखों से देखा है उसे बताने की क्या जरूरत? अभी अभी मैंने तेरी पत्नी को तेरे भाई के साथ अकेले कमरे में देखा है। अर्जुन का चेहरा जैसे पत्थर हो गया था। उसने एक नजर मेरी तरफ डाली और फिर पलट कर देखा। मैंने रोकर कहा, यह सच नहीं है अर्जुन। ईश्वर के लिए मेरी बात सुन लो। यह सब झूठ है। वो सिर्फ कपड़े देने आया था। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा कि चुप, अब अपनी सफाई और ज्यादा मत दे। ये सुन मेरी नजरें झुक गई, जैसे सच्चाई से आंखें चुराना आसान हो। मेरा गला सूखने लगा। राहुल ने मुझे पानी दिया और कहा, आपने बहुत सहा है, अब संभलने का वक्त है। मैंने कहा, राहुल प्लीज, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। क्या जरूरत थी तुझे मेरे कमरे में आने की? इतना कहा ही था कि अर्जुन ने मुझे धक्का दे दिया, जिस कारण मैं फर्श पर धड़ाम से गिर पड़ी और बेहोश हो गई। होश आया तो मैंने खुद को एक सरकारी अस्पताल में पाया। नर्स ने मुझे बताया कि आपको बेहोशी के हालत में यहाँ पर लाया गया था। मैंने पूछा कि मुझे यहाँ पर लाने वाले कौन लोग थे। उसने बताया कि कई मर्द था और उसके हाथ में एक लिफाफा था, जो ये कहकर मुझे पकड़ा गया कि जब इसको होश आ जाए तो इसे ये लिफाफा दे देना। मैंने कहा, वो लिफाफा कहाँ है? तो नर्स ने कहा, मेरे पास है, ये तुम खुद ही देख लो क्या है इसके अंदर। जब मैंने लिफाफे के अंदर देखा तो मेरे कदमों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने तलाक के पेपर थे। अर्जुन ने अपना सिग्नेचर करके मुझे तलाक दे चुका था और कहा था कि कभी अब तुम्हें मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। मैं यह पढ़कर दोबारा बेहोश हो गई। जब होश आया तो नर्स ने एक गिलास पानी दिया और कहा, क्या आपको आराम की जरूरत है? ज्यादा टेंशन दिमाग पर मत डालना। पर मैं कैसे ना डालते? मेरा कौन था? इस दुनिया में कोई नहीं। चाचा चाचा थे। चाचा भी मेरी दुश्मन ही निकली। चाचा भी उसी तरह के थे। अब मैं जाती तो कहाँ जाती? अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तभी 2 दिन बाद एक समाज सेविका आई। उसका लहजा नरम था और आंखें साफ। उसने कहा, हमने आपके लिए शेल्टर होम का इंतजाम किया है। वहां आपको सुरक्षा भी मिलेगी और एक नया जीवन शुरू करने का मौका भी। मैं चुप रही। अब फैसले मेरी मर्जी से नहीं बल्कि हालात के हिसाब से हो रहे थे। शेल्टर होम का दरवाजा धीरे से खुला। अंदर सन्नाटा था। दीवारों पर अधूरे सपनों की तस्वीरें टंगी थीं। मुझे एक बिस्तर दिया गया। पास वाली चारपाई पर बैठी औरत ने मुस्कुराकर पूछा, नाम क्या है? मैंने धीरे से कहा, पायल। वो बोली, मैं पद्मा हूं। यहां सबका अतीत उलझा हुआ है, लेकिन एक बात याद रखना, यहां कोई किसी को मनहूस नहीं कहता। उस रात मैं छत को ताकते हुए जागती रही। नींद तो जैसे मेरी दुश्मन बन चुकी थी। अगले दिन शेल्टर की इंचार्ज मैडम आरती आई और बोली, पायल, अगर चाहो तो काम कर सकती हो। कुछ फैक्ट्रियों से बात हुई है। मेहनत करोगी तो अपने पैरों पर खड़ी हो सकोगी। पहली बार मैंने खुद से पूछा, क्या मैं फिर से कुछ बन सकती हूं? जवाब खामोशी था, लेकिन मन ही मन हां कर दी। 2 दिन बाद मुझे तौलियों की फैक्ट्री में ले जाया गया। मालिक आम से लोग थे। माहौल भी ठीक लगा। सुपरवाइजर ने कहा, यह कपड़ा काटना है, साइज बराबर रखना और वक्त का ध्यान भी। मैंने सिर हिलाया। शुरू में मुश्किल हुई। हाथ छिलने लगे, गर्दन दर्द करने लगी, लेकिन रोज काम पर जाती और लौटकर चुपचाप सो जाती। एक दिन पद्मा ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? मैंने कहा, दर्द तो होता है, पर दिल हल्का लगने लगा है। 1 महीना बीत गया। अब मेरे हाथ तेजी से चलते थे। सुपरवाइजर बोला, तुम मेहनती हो, शायद कुछ दिन बाद तुम्हें अगले सेक्शन में लगा दे। यह सुनकर दिल में अजीब सी उम्मीद जगी, जैसे मैं सच में कुछ बन रही हूं। शेल्टर होम की जिंदगी अलग थी। वहां हर औरत की अपनी दर्द भरी कहानी थी। लेकिन मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करती, बस आराम करती और अपने काम में लगी रहती। हर सुबह वही रास्ता, वही फैक्ट्री का गेट और मशीनों की गड़गड़ाहट। लेकिन एक दिन गेट पर नया बोर्ड लगा, मलिक और मजदूर। सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। मालिक बदल गया है। सुना है नया मालिक सख्त है। पिछली बार भी कई लोगों को निकाल चुका है। मैं खामोशी से कटिंग रूम पहुंची और मशीन पर हाथ रखते हुए मन में वही सवाल उठा, क्या मेरी जगह भी खतरे में है? तभी सुपरवाइजर अंदर आया।
उसके हाथ में एक लिफाफा था। मेरे करीब आकर उसने कहा, पायल, ये तुम्हारे लिए है, मालिक की तरफ से। मैंने हिचकिचाते हुए लिफाफा ले लिया। सबकी निगाहें मुझ पर थीं। उसे खोलने की हिम्मत मैं वहीं नहीं कर पाई। कुछ देर बाद पिछले कमरे में जाकर दरवाजा बंद किया और धीरे से लिफाफा खोला। उसमें एक छोटा सा नोट था, पर उसके शब्दों ने मेरी सांसें रोक दी। पायल, मैं तुम्हें सिर्फ काम की जगह नहीं, जिंदगी में भी इज्जत देना चाहता हूं। अगर तुम शादी करने को तैयार हो तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा हक और तुम्हारा नाम बनकर रहूंगा। फैसला तुम्हारा है। मैं देर तक उस कागज को हाथ में लिए बैठी रही। दिमाग में शोर गूंज रहा था। ये कौन है? क्यों मेरे साथ मजाक किया जा रहा है? क्या यह भी कोई नया खेल है? मैंने कागज को मुट्ठी में दबाया, दरवाजा खोला और सीधे ऑफिस की तरफ बढ़ गई। रास्ते में लोग मुझे देख रहे थे। शायद मेरे चेहरे की सख्ती पड़ चुके थे। ऑफिस का दरवाजा धक्का देकर खोला तो अंदर मेज, सोफा, फाइलें और कुर्सी पर बैठा वही शख्स था। उसे देखते ही जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल। वो उठा। उसके चेहरे पर सुकून और हल्की मुस्कान थी। बोला, बैठो पायल। मैंने गुस्से से पूछा, यह सब क्या है? ये फैक्ट्री भी तुमने खरीदी और ये खत भी तुमने लिखा? मैंने लिफाफा उसकी तरफ फेंक दिया। वह शांत स्वर में बोला, सब मैंने लिखा। पायल, मुझे पता है तुम्हारी जिंदगी में बहुत धोखे होते आए हैं। मैं कोई दावा नहीं करता कि सब बेहतर कर दूंगा, लेकिन इतना जरूर चाहता हूं कि तुम जान लो तुम अकेली नहीं हो। लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, पर असली इज्जत वही दे सकता है जो खुद इज्जतदार हो। मैं चाहता हूं तुम्हें वह सम्मान दूं जो तुमसे छीना गया था। मैं कुर्सी पर बैठ गई। दिल का बोझ बहुत भारी था। मेरी जुबान पर सवाल थे। तुम्हें अंदाजा भी है मैं क्या क्या सुन चुकी हूं। मेरे चरित्र पर शक किया गया, तुम्हारे साथ मेरा नाम जोड़ा गया, और अब तुम खुद यह सब करके दुनिया का मुंह बंद करना चाहते हो। राहुल ने शांत भाव से कहा, नहीं पायल, मैं तुम्हें अपना नाम देकर दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि तुम पवित्र हो और सबसे बढ़कर काबिल हो। मैंने नजरें फेर ली। दीवार पर टंगा कैलेंडर हवा से हिल रहा था। मैंने कहा, मैं फैसला तुरंत नहीं दे सकती। उसने धीरे से जवाब दिया, तुम्हें वक्त लेने की जरूरत नहीं है पायल, यह जिंदगी है। हाँ या ना से ज्यादा अहम तुम्हारी खुद की खुशी है। अगर तुम समझो कि तुम्हें मेरा साथ चाहिए तो यह दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। मैं उठी, दरवाजे की तरफ बढ़ी, हैंडल पर हाथ रखा, फिर पलटकर पूछा, राहुल, क्या सच में तुम मानते हो कि मेरी जिंदगी किसी इज्जत के काबिल है? उसने गहरी नजर से देखते हुए कहा, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा सब्र, तुम्हारे जख्म, यही तुम्हारी असली इज्जत है, और मैं बस तुम्हारा साथी बनना चाहता हूं, कोई रखवाला नहीं। मैं कुछ कह नहीं पाई, बस दरवाजा खोला और बाहर आ गई। बाहर सूरज वैसे ही चमक रहा था जैसे कुछ बदला ही ना हो, लेकिन मेरे दिल में हल्की सी हलचल थी। शायद यह नई जिंदगी की दहलीज थी, शायद अभी कोई फैसला बाकी था। फैक्ट्री के ऑफिस से निकलते हुए मेरे कदम अचानक थम गए। एक पल को मन हुआ कि कहीं बहुत दूर भाग जाऊं, ऐसी जगह जहां कोई मुझे पहचानता ना हो, कोई मुझसे सवाल ना करे कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं और क्यों हर दरवाजे से ठुकरा दी गई हूं। लेकिन मैं भाग नहीं सकी। राहुल के कहे वह शब्द कानों में गूंज रहे थे, मैं तुम्हें इज्जत देना चाहता हूं, तुम्हारा रक्षक नहीं बनना चाहता। अगले कुछ दिन वैसे ही गुजरते रहे। मैं रोज सुबह फैक्ट्री जाती, मशीनों के शोर में अपने ख्यालों को खो देती, मगर हर बार जब मालिक का कमरा सामने आता, नजरें अपने आप झुक जाती। एक दिन सुपरवाइजर ने आकर कहा, पायल जी, मालिक ने बुलाया है। मेरा दिल जैसे गले में अटक गया। चुपचाप उठी और ऑफिस की ओर बढ़ गई। दरवाजा खोला तो राहुल अपनी जगह पर बैठा था। इस बार वह खड़ा नहीं हुआ, बस नजर उठाकर बोला, बैठो। मैं कुर्सी पर बैठ गई। दोनों हाथ आपस में कसकर पकड़ रखे थे। उसने पूछा, परेशान लग रही हो? मैंने नजरें झुकाए, कहा, बस थकान है। वह धीरे से बोला, पायल, मैं जानता हूं मेरी बातें तुम्हें उलझा रही हैं, लेकिन मैं कोई भावुक फैसला नहीं कर रहा। मैं तुम्हें सालों से जानता हूं, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा अंदाज, तुम्हारा सब्र, सब देखा है मैंने धीमी आवाज में कहा, राहुल, यह सब बहुत जल्दी है। उसने तुरंत कहा, नहीं, यह बहुत देर से है।
वह दिन याद है जब तुम्हें घर से निकाला गया था। मैंने माँ से लड़ाई की, भाई से थप्पड़ खाया, लेकिन तुम्हें जाने नहीं दिया। तब भी चाहता था कि कुछ कर पाऊं, पर तुमने ही कहा था, मत रोको मुझे। तुम्हारी वजह से यह सब हुआ। ये बात आज भी सीने में चुभती है। मैं चुप रही। एक पल को उसकी आंखों में देखा जहां कोई गुजारिश नहीं थी, सिर्फ भरोसा था। उसने कहा, तुम जानती हो मैं दुबई वापस जा सकता था। मेरे पास सब कुछ था, पर मैंने सब छोड़ दिया, सिर्फ यह साबित करने के लिए कि तुम बेसहारा नहीं हो। मैंने पूछा, लेकिन राहुल, दुनिया क्या कहेगी जो पहले ही इल्जाम लगा चुकी है? अब तो उसकी मोहर लग जाएगी। उसकी आवाज थोड़ी कड़ी हो गई। दुनिया को तो कुछ ना कुछ कहना ही है। अगर हम अपनी जिंदगी लोगों की बातों से चलाएंगे तो कभी सुकून नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ एक नई जिंदगी शुरू करो, मेरे बराबर होकर, ना किसी एहसान की वजह से, ना किसी मजबूरी में। मैंने धीरे से कहा, राहुल, मैं टूटी हुई हूं और मैं किसी को जोड़ने वाली नहीं, सिर्फ एक साथी हूं। उसने गंभीरता से जवाब दिया, हाँ, और अगर तुम भी यही मानो तो हमें किसी सफाई की जरूरत नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर मशीनों का शोर चल रहा था। वक्त आगे बढ़ रहा था, लेकिन मेरे अंदर सब थमसा गया था। कुछ लम्हों बाद राहुल ने कहा, अगर तुम हां कर दो तो शादी यहीं होगी, सादगी से, फैक्ट्री के लोगों के सामने। वही लोग गवाह बनेंगे जिन्होंने तुम्हें मेहनत करते देखा है, और तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत देखेंगे। मैंने गहरी सांस ली और पहली बार अपनी आंखों में आंसुओं की जगह हौसला महसूस किया। मैंने कहा, ठीक है राहुल, लेकिन एक शर्त है। इस रिश्ते की नींव सिर्फ सच पर होगी, ना कोई दिखावा, ना कोई बदला। राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। यह वादा रहा। मैं उठ खड़ी हुई। दिल में अजीब सी नरमी उतर रही थी, जैसे बरसों बाद अंदर की सख्ती टूट रही हो। दरवाजे से निकलते हुए मैंने आखिरी बार पलटकर कहा, राहुल, हमेशा सुनने के लिए रहना। उसने धीमी आवाज में कहा, नहीं पायल, अब सब कुछ खत्म नहीं बल्कि शुरू होने वाला है। उस लम्हे में पहली बार मैंने अपनी जिंदगी को अपने फैसले से आगे बढ़ते देखा, और यह मेरा पहला कदम था अपनी जिंदगी की तरफ। शादी सादगी से हुई। फैक्ट्री के हॉल में कुछ कुर्सियां, सफेद चादर, 2 गवाह, एक पंडित जी, और वे सब आंखें जो बरसों की थकी हुई थी, लेकिन उस दिन उम्मीद से चमक रही थी। शादी के बाद राहुल ने हाथ जोड़कर सबका शुक्रिया अदा किया। मैं चुपचाप बैठी थी। हाथों पर मेहंदी नहीं थी, माथे पर श्रृंगार नहीं, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून उतर रहा था। अगले दिन फैक्ट्री ऑफिस की जगह राहुल मुझे शहर से बाहर एक सादा लेकिन खूबसूरत घर ले गया। जब गाड़ी रुकी तो सामने सफेद दीवारों और नीली खिड़कियों वाला छोटा सा बंगला था। राहुल ने पूछा, ये घर कैसा लगा? मैंने हैरानी से दरवाजे को देखा तो बोला, ये तुम्हारा है। तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत यहीं से होगी। मैंने यह घर तुम्हें ध्यान में रखकर बनाया है। कोई महल नहीं, लेकिन हर दीवार में सुकून रखा है। अंदर गई तो खाली कमरों में भी खुशबू थी। एक कमरा पढ़ाई के लिए, छोटा सा लॉन, और छत पर बैठने के लिए लकड़ी की कुर्सियां। मैंने कहा, यह सब तुमने मेरे लिए सोचा? राहुल बोला, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हें शोर नहीं, सुकून चाहिए। हम दोनों ने वह रात वहीं गुजारी। छत पर बैठकर चाय पी, पुरानी बातों पर हल्की मुस्कान आई, और खामोशी हमारी सबसे बड़ी बातचीत बनी। कुछ दिनों बाद मैंने फैक्ट्री जाना छोड़ दिया। राहुल चाहता था कि मैं आराम करूं और खुद को समय दूं। मैंने पढ़ना शुरू किया, बगीचे में पौधे लगाए, खिड़कियों पर पर्दे लगाए, और वह घर सचमुच मेरा बनने लगा, जैसे मैं खुद को भी धीरे धीरे जोड़ रही थी। एक शाम हम लॉन में बैठे थे तो राहुल ने पूछा, पायल, तुमने कभी लिखना सोचा है? तुम्हारी जिंदगी की कहानी, तुम्हारी जुबान में। मैं हंस पड़ी, कौन पढ़ेगा? उसने कहा, तुम्हारी बातें सच है। सच को सुनने वाले हमेशा होते हैं, चाहे देर से मिले। अगले दिन मैंने एक कॉपी निकाली और पहला पन्ना लिखा। मेरा नाम पायल है। हर दिन थोड़ा थोड़ा लिखती। राहुल पढ़ता, कभी राय देता, कभी बस चुपचाप सिर हिलाकर कहता, यह जुमला बहुत गहरा है। जिंदगी संवर रही थी। पुराने घाव अब बस निशान बन चुके थे। एक शाम बारिश हो रही थी। मैं खिड़की के पास चाय पी रही थी तो राहुल ने आकर मेरे कंधे पर चादर डाली और कहा, ठंड लग जाएगी। बारिश की खुशबू में कितना सुकून है।
और यह सुकून तुम्हारे चेहरे पर भी है। लगता है जैसे जिंदगी हमें सब कुछ लौटा कर दे रही है जो हमसे छीन लिया गया था। लेकिन सुकून हमेशा के लिए नहीं होता। उस सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने राहुल को आवाज दी, देखो कोई आया है। वह अखबार पढ़ रहा था। उठा और दरवाजा खोला। मैं रसोई में थी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला तो अजीब सी खामोशी छा गई। मैंने जोर से पूछा, कौन है? राहुल ने कहा, पायल तुम आओ। मैं बाहर निकली। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी, सिर पर मैली चादर, नंगे पैर, हाथ में प्लास्टिक का थैला। उसने कहा, भगवान के नाम पर कुछ दे दो बेटा। मैंने जैसे ही उसके चेहरे को देखा, कदम ठिठक गए, आंखें फैल गई, जुबान साथ नहीं दे रही थी। राहुल ने धीमे से कहा, यह तुम्हारी सास है। मैं कांपते हुए करीब गई। उसने मुझे देखा, पहचानने की कोशिश की, फिर अचानक चौंक कर बोली, पायल। मैं खामोश रही। उसके चेहरे पर गर्द थी, बाल बिखरे, आंखों में भूख। बोली, बेटी मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। आज मेरे पास कुछ नहीं बचा। अर्जुन जेल में है। वही लड़की जिसके लिए मैंने तुझ पर इल्जाम लगाया था, वही उसे लेकर भाग गई। राहुल कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आप अंदर आ सकती हैं, अगर दिल से माफी मांगे। वह पीछे हट गई और बोली, मैं गुनहगार हूं बेटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस माफी। पायल ने दरवाजा खोला। माँ जी अंदर आइए। मैंने कहा, जो कुछ आपने खोया वो आपकी सजा थी, लेकिन पायल ने आपको माफ कर दिया है। मैंने चादर बढ़ाते हुए कहा, इसे ओढ़ लीजिए, बारिश है, ठंड लग जाएगी। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे और मैं जानती थी यही वो पल था जब बरसों पुराने घाव भर रहे थे। दरवाजे पर वही औरत खड़ी थी जो कभी मेरी सास कहलाती थी, जिसकी आवाज मेरे सपनों में गूंजती थी और जिसके शब्द बरसों तक मेरे दिल में कांटे की तरह चुभते रहे। आज वही औरत मैले कपड़ों और बिखरे बालों के साथ मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़ी थी। पायल बेटी माफ कर दे मुझे। मैं कुछ पल खामोश रही। राहुल ने कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा, यह वक्त है, फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैंने उसकी तरफ देखा। वह जमीन पर बैठ गई। उसकी आवाज टूटी हुई थी, आंखों में पछतावा। बेटी अब कहने को कुछ नहीं बचा। अर्जुन जेल में है। जिसके लिए तुझे बदनाम करके घर से निकाला, उसी ने हमें लूटा। अब मेरा कोई नहीं रहा। दामाद ने भी घर से निकाल दिया। कई दिन से सड़कों पर हूं। आज तेरी गली का पता मिला तो हिम्मत कर यहां आ गई। मेरे सामने वही औरत बैठी थी जिसने कभी मेरी इज्जत छीनी थी और आज खुद इज्जत मांगने आई थी। मैंने खामोशी से कहा, याद है जब आपने मुझे दरवाजे से धक्का दिया था, तब भी बारिश हो रही थी। तब आपने कहा था कि मैं मनहूस हूं, सब कुछ खा जाऊंगी। आज आपके पास क्या बचा? वह चुप रही। शायद उसे याद था। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटी मेरे पास अब कुछ नहीं है, सिर्फ दिल पर बोझ है। मैंने बहुत जुल्म किया, राहुल को भी बुरा कहा और तुम पर जो इल्जाम लगाए उनकी माफी नहीं। राहुल ने दरवाजा पूरा खोल दिया और कहा, मां अंदर आ जाइए, हम आपसे बदला नहीं लेंगे। मैंने चादर उठाकर उनके कंधों पर रख दी। ये घर अब आपका नहीं रहा, लेकिन आपके लिए जगह है। वह मेरे कदमों में गिर पड़ी। भगवान तुम्हें खुश रखे। मैं कुछ नहीं चाहती, बस सर छुपाने की जगह चाहिए। राहुल ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मां आज तुम्हें वही लोग पनाह दे रहे हैं जिन्हें तुमने बेदखल किया था। याद रखो, इज्जत वही लोग देते हैं जिनके दिल से नफरत निकल चुकी हो। हमने उन्हें सहारा देकर अंदर बैठा लिया। मैंने पानी दिया और राहुल ने गर्म कपड़े निकाले। रात को राहुल लॉन में मेरे साथ बैठा और बोला, पायल, ये समय की सजा है। जिन्होंने तुम्हें तोड़ा, आज वही लोग खुद टूट चुके हैं। मैंने कहा, और जो बच गए उन्होंने माफी मांगकर सब कुछ जीत लिया। तुम्हें क्या लगता है अर्जुन को जेल में रहकर समझ आएगी? वह तो अपनी गलतियों की सजा काट रहा है। उसका घमंड और बेवफाई सब उसके ऊपर लौट आए हैं। 2 दिन बाद सास को बुखार हो गया। मैंने दवा दी। वह बार बार कहती रही, सच में तुम बुरी नहीं थी पायल, हम खुद बदकिस्मत थे कि तुम्हें समझ नहीं सके। मैंने सिर्फ इतना कहा, अब बस सुकून से रहो, गुजरी हुई बात को अब खत्म समझो। शाम को राहुल सब्जी लेकर आया और पहली बार सास ने कहा, राहुल, मैंने तुमसे बहुत बुरा बर्ताव किया, तुम्हारे किरदार पर शक किया, फिर भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। राहुल ने कहा, माँ, जो रिश्ते खून से बने हैं वह गलतियों से खत्म नहीं होते,
सिर्फ समय लगता है ठीक होने में। हमने सबके साथ एक ही मेज पर खाना खाया। वही महिला जो कभी मुझे हाथ लगाने से मना करती थी, आज मेरे हाथ की बनी चाय पी रही थी। मुझे एहसास हुआ कि माफी से भूतकाल मिट नहीं जाता, लेकिन नई जिंदगी की शुरुआत जरूर हो सकती है। हफ्ते भर बाद राहुल ने कहा, पायल, मैं चाहता हूं तुम वो कहानी पूरी करो जो तुमने शुरू की थी। वो सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं, हर उस महिला की आवाज है जो सच के साथ जीना चाहती है। मैंने सर हिलाया और तय किया कि उस कहानी का शीर्षक होगा, इज्जत देने वाले ही इज्जत पाते हैं। हम दोनों मुस्कुराए। उसी शाम मैंने अपना पहला पन्ना दोबारा खोला और लिखा, ये उन सबके नाम है जो टूटने के बाद जोड़ने का हौसला रखते हैं, और उनके लिए जो समझते हैं कि ताकत सिर्फ चोट पहुंचाने में होती है। दरवाजे पर लगी जंग लगी घंटी अब खामोश थी। घर में अब कोई शोर नहीं था, सिर्फ वह सुकून था जिसका वादा राहुल ने शादी के समय किया था। अब हमने सबको माफ कर दिया था, और शायद खुद को भी। इज्जत देने वाला हमेशा इज्जतदार होता है, और सच्चाई समय के साथ खुद को साबित कर देती है। नफरत समय की ताकत देती है, लेकिन माफी हमेशा दिल जीत लेती है। कुछ महीने बीत गए। जिंदगी अब शांत थी। घर में हंसी की आवाजें लौट आई थीं। सास अब पहले जैसी नहीं रही थी। उनकी आंखों में नरमी और चेहरे पर संतोष था। कभी कभी वह मेरे पास बैठती और कहती, पायल, काश मैंने ये समझ पहले ही लिया होता कि बहू भी बेटी जैसी होती है। मैं मुस्कुरा देती। पुराने जख्म अब दर्द नहीं देते थे। राहुल ने एक दिन कहा, पायल, तुम्हारी कहानी को किताब का रूप दे देते हैं ताकि दूसरी औरतें भी हिम्मत जुटा सकें। मैंने सिर हिलाया। किताब तैयार हुई। उसका नाम था इज्जत। किताब जब छपी तो शेल्टर होम में सबने उसे पढ़ा और रो पड़े। एक दिन वहां से फोन आया, पायल दीदी, क्या आप यहां आकर औरतों से मिल सकती हैं? राहुल ने कहा, जाओ पायल, वही जगह थी जहां से तुमने नई जिंदगी शुरू की थी। आज तुम वहां किसी और की जिंदगी बदलने का जरिया बन सकती हो। मैं शेल्टर होम पहुंची। वहां कई नई औरतें थीं। कोई घर से निकाली गई थी, किसी पर इल्जाम लगा था। सबकी आंखों में वही दर्द था जो कभी मेरी आंखों में था। मैंने सबको अपनी कहानी सुनाई और कहा, तुम अकेली नहीं हो। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, जब तक तुम खुद को गलत नहीं मानती, तुम सही हो। मेहनत करो, खुद पर विश्वास रखो, जिंदगी दोबारा शुरू हो सकती है। उनके चेहरों पर हल्की मुस्कान आई, जैसे उन्हें उम्मीद की किरण मिल गई हो। घर लौटकर मैंने राहुल से कहा, तुम ठीक कहते थे, मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं थी। अब मैं चाहती हूं कि बाकी औरतों की कहानियां भी लिखूं। राहुल ने कहा, तो लिखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हमने मिलकर एक छोटा सा एनजीओ शुरू किया। नाम रखा नई राह। हम वहां उन औरतों की मदद करने लगे जिन्हें घर से निकाला गया था या जिनके साथ अन्याय हुआ था। धीरे धीरे हमारा एनजीओ मशहूर हो गया। लोग मदद के लिए आने लगे। सास भी हमारे साथ बैठकर सलाह देती। कई बार कहती, मुझे गर्व है कि मेरी बहू आज दूसरों की जिंदगी रोशन कर रही है। एक शाम हम सब लॉन में बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी। राहुल ने कहा, पायल, देखो ना, कभी जो घर तूफानों से भरा था, अब वहां शांति है। मैंने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराई, क्योंकि हमने नफरत छोड़ दी और माफी को अपनाया। उस दिन मुझे लगा मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो रहा है। अब मैं टूटी नहीं थी, बल्कि दूसरों को जोड़ने वाली बन चुकी थी। कुछ महीने और बीत गए। हमारे एनजीओ नई राह का नाम अब पूरे शहर में गूंजने लगा था। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने अर्जुन खड़ा था। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों के नीचे काले घेरे थे। हाथ जोड़कर बोला, पायल, अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं अंदर आ जाऊं? राहुल भी वहीं था। उसने धीरे से कहा, आओ अर्जुन। अर्जुन ने भीतर आकर धीरे से कहा, पायल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। माँ के कहने पर बिना सोचे समझे तुम पर शक किया, तुम्हें धक्का दिया, तलाक के पेपर भेज दिए, जेल में रहने के दौरान हर दिन पछताया। माँ की हालत देखी, उनकी आंखों में तुम्हारे लिए माफी देखी, तब समझ आया कि मैंने क्या खो दिया। मेरी आंखों में आंसू थे लेकिन गुस्सा नहीं। मैंने धीरे से कहा, अर्जुन, मैं आज भी उस दिन को याद करती हूं जब बारिश में आपने मुझे घर से धक्का दिया था। आज भी दिल दुखता है, पर अगर आपने सच में अपनी गलती समझ ली है
तो मैं आपको माफ करती हूँ। अर्जुन जमीन पर बैठ गया और रो पड़ा। धन्यवाद पायल, तुमने माफ कर दिया, वरना मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाता। राहुल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन, माफी मांगना आसान नहीं होता, लेकिन तूने हिम्मत की, यही सबसे बड़ी बात है। उस दिन घर में जो सुकून था वह पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। जैसे किसी पुराने बोझ से सब मुक्त हो गए हों। शाम को मैंने अपनी डायरी खोली और आखिरी पन्ने पर लिखा, इज्जत सिर्फ जन्म से नहीं मिलती, उसे कमाना पड़ता है। और जब कोई इंसान अपनी गलती मानकर माफी मांगता है तो उसे भी दूसरा मौका मिलना चाहिए। माफी देने वाला बड़ा होता है, लेकिन माफी मांगने वाला और भी बड़ा होता है। राहुल ने वह पन्ना पढ़ा और मुस्कुराकर कहा, पायल, अब तुम्हारी कहानी पूरी हो गई है। मैंने सिर हिलाया और आसमान की तरफ देखा। बादलों के बीच से हल्की धूप निकल रही थी। मन में बस एक ही बात थी, नफरत जिंदगी को तोड़ती है, पर माफी जिंदगी को जोड़ देती है। जो इज्जत दूसरों को देता है, असल में वही सबसे ज्यादा इज्जत पाता है। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख थी। तो दोस्तों, ये थी